हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट अपने हाइगन का प्रिंसिपल पढ़ा था। ठीक है, इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या की थी। ठीक है, इसके बाद जो अपने पास नया टॉपिक आता है वो है प्रकाश का व्यतिकरण। नया जो टॉपिक अपने पढ़ने वाले हैं वो आएगा प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आज उनके बारे में चर्चा करेंगे जिनको अपने व्यतिकरण में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं तरंग, जिसको अपने 11th क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, आज इसके कुछ कैरेक्टर्स आपको रिमाइंड करवा रहा हूं मैं, जो आप इसमें प्रकाश के व्यतिकरण में यूज करोगे। ठीक है, तो तरंग किस प्रकार से शो करते हैं आपने, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये मान लो कोई वेव है इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से वेव को शो करते हैं आपने। एक्स अक्ष की दिशा में क्या है, ये तरंग संचरण की दिशा है। ये क्या है, तरंग संचरण की दिशा है, तरंग संचरण की दिशा है। और वाई अक्ष में क्या है, विस्थापन है। वाई अक्ष में क्या है, विस्थापन है। किसका विस्थापन है, कण, माध्यम के कण का या तरंग का? किसका विस्थापन है, माध्यम के कण का विस्थापन। अगर तरंग का विस्थापन अगर आपसे पूछा जाए तो वो एक्स अक्ष की दिशा में। ठीक है, और माध्यम के कण का विस्थापन किस डायरेक्शन में है, वाई अक्ष की दिशा में होता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले अपने बात कर रहे हैं वो है अपना आयाम या एम्पलीट्यूड। आयाम क्या होता है, आयाम क्या होता है, देखो तरंग के साथ माध्यम के कण क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं। तो माध्य स्थिति से किसी माध्यम के कण का अधिकतम जो विस्थापन होता है, माध्य स्थिति क्या है, ये वाली। ठीक है, ये माध्य स्थिति है। जो माध्यम का जो कण होगा वो इस माध्य स्थिति के ऊपर और नीचे एसएचएम करेगा। ठीक है, सरलावर्त गति करेगा। ठीक है, तो इस माध्य स्थिति से जो इसका अधिकतम विस्थापन होगा, जैसे ये है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पार्टिकल यहाँ पर ही पहुँचा। ठीक है, अधिकतम जो विस्थापन है वो कौन सा है, ये है। ठीक है, इस अधिकतम विस्थापन को अपने क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। ठीक है, कि जब तरंग गति करती है तो माध्यम के कण का माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन होता है वो उसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। इसको किससे लिखते हैं अपने, ए से लिख देते। ठीक है, किससे लिखते हैं, ए से। इसके बाद अपने बात करते हैं तरंग दैर्ध्य की। तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अगर दो कण सेम फेज में है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उसका क्या कहलाएगा, तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। या सिंपल सा अगर अपने देखें, जो ये भाग है ये इसका उच्चिष्ट होता है, तरंग का उच्चिष्ट होता है, ये निम्निष्ट होता है। ये जो उच्चिष्ट होता है इसको क्या बोलते हैं अपने, श्रृंग बोलते हैं। क्या होता है, श्रृंग होता है। और ये जो निम्निष्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, गृत्त बोलते हैं। ये पहला श्रृंग आ गया, अब ये कौन सा आ गया, दूसरा श्रृंग आ गया, और ये दूसरा क्या आ गया, गृत्त आ गया। ठीक है, अगर वे तरंग दैर्ध्य की डेफिनेशन देखना चाहो तो आप लोग ये भी कह सकते हो कि दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसको किससे लिखते हैं अपने, लैम्डा से। दो श्रृंगों या दो गृतों के जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको अपने क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है वेवलेंथ, जिसको अपने किससे लिखते हैं, लैम्डा से लिखते हैं। और इकाई डिस्टेंस ही है, आयाम की इकाई भी मीटर होती है एमकेएस में, और इसकी भी क्या होगी, मीटर ही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो आयाम होता है और तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट अपने बात करते हैं नंबर 3, वो है आवर्ती। आवर्ती क्या होती है, एक सेकंड में माध्यम के कण द्वारा किए गए कंपनों की जो संख्या होती है वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। ठीक है, क्या कहलाती है, आवृत्ति। आवृत्ति जो होती है इसको अपने किससे लिखते हैं, एफ से, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। ठीक है, और
इसका फॉर्मूला अपने लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, ये इसकी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टी क्या है यहाँ, टाइम पीरियड या आवर्तकाल। नेक्स्ट अपने लिख देते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल टाइम पीरियड, टी से लिखते हैं इसको। किससे लिखते हैं, टी से। आवर्तकाल क्या होता है, एक कंपन किसी माध्यम के कण द्वारा एक कंपन में जो लगा समय है वो उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। एक कंपन में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, ये हो जाएगा टाइम पीरियड टी, या इसको टी बराबर ये भी लिख सकते हो आप लोग 1/f। ठीक है, ये होता है। और मात्रक, आवर्ती का मात्रक देखें तो इसको लिखते हैं अपने हर्ट्ज से। आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। और आवर्तकाल का मात्रक आप जानते हो क्या होता है, सेकंड। टाइम है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अपने पास आता है वो है कोणीय आवर्ती, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कोणीय आवर्ती को आप किससे लिखते हो, ओमेगा से लिखते हो। ये क्या होती है, 2πf होती है, ये ध्यान में रखना। कोणीय आवर्ती 2πf, 11th में पढ़ा आपने। ठीक है, या अगर आप यहां से f की वैल्यू रखो, f की वैल्यू यहां से क्या निकाली अपने, f इज इक्वल टू 1/t, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π/t। ठीक है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 2π/t। तो ये होती है इसकी कोणीय आवर्ती। ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं तरंग नेतांक की, वेव कांस्टेंट, जिसको आप लिखते हो k से, या तरंग संचरण नेतांक बोल देते हैं इसे। ठीक है, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला रहता है k इज इक्वल टू 2π/λ। ठीक है, ये होता है तरंग संचरण, इसका फॉर्मूला 2π/λ होता है। ठीक है, ये जनरल सी बातें हैं जो आपने 11th में पढ़ी है, थोड़ा सा रिमाइंड कर रहे हैं बस अपने उसको। ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं तरंग के वेग की। तरंग का वेग, तरंग का वेग क्या होगा, v से लिखेंगे इसको, ये होगा λ/t। विस्थापन कितना हो रहा है, लैम्डा हो रहा है, और बटा में t समय, दूरी बटा में समय आ जाएगा। तो तरंग का वेग क्या हो जाएगा, v बराबर λ/t हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझाई आप। तो ये तरंग का वेग हो जाएगा। इसके बाद इन कैरेक्टर्स के बाद अपने तरंग का समीकरण देख लेते हैं। तरंग का समीकरण क्या होता है, तरंग की समीकरण आपने पढ़ी थी, y इज इक्वल टू a sin ωt माइनस kx। ये तरंग का समीकरण पढ़ा था, इसको आप व्यतिकरण में यूज करोगे, ध्यान में रखना आप। ठीक है, तो तरंग का समीकरण क्या होता है, a sin ωt माइनस kx। a जो है वो क्या है, तरंग का आयाम है, ओमेगा कोणीय वेग, t है वो आवर्तकाल या समय मान लो, k है वो संचरण नेतांक या तरंग नेतांक, x जो है वो तरंग का विस्थापन, तरंग का विस्थापन। ठीक है, तो ये कुछ वेव के कैरेक्टर्स हैं जो आपको रिमाइंड रखने, आगे व्यतिकरण में आपको काम देंगे। ठीक है, इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। ये इस प्रकार से तरंग ड्रा करते हैं आपने। ठीक है, जो इसमें आयाम होता है वो क्या होता है, माध्यम का कण क्या करता है, माध्य स्थिति के सापेक्ष SHM करता है, सरलावर्त गति करता है। तो इसकी माध्य स्थिति से जो अधिकतम ऊंचाई या अधिकतम विस्थापन होगा वो उसका क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। और तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तरंग दैर्ध्य दो क्रमागत सुरंगों या वृत्तों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, वेवलेंथ या लैम्डा तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होती है कि एक सेकंड में माध्यम के कण द्वारा किए गए कंपनों की संख्या, वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है,
फ्रीक्वेंसी कहलाती है। नेक्स्ट आता है आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? एक कंपन करने में जो लगा समय है वो उसका क्या कहलाता है? टाइम पीरियड या आवर्तकाल कहलाता है। ये क्या हो जाएगा? 1 में f हो जाएगा, यहीं से आया है। ठीक है, मात्रक की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है कितना? हर्ट्ज होता है। ठीक है, और आवर्तकाल का टाइम है तो सेकंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है कोणीय आवृत्ति। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है? ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा से लिखते हैं इसको 2 पाई f होगा। f की यहाँ से वैल्यू रखना चाहो तो ये क्या बन जाएगी? 2 पाई अपॉन में t हो जाएगी। नेक्स्ट आता है तरंग नेतांक। ठीक है, वेव कांस्टेंट। ये क्या होता है? इसको लिखते हैं अपने k से। ये क्या होता है? 2 पाई अपॉन में लैम्डा होता है तरंग नेतांक। ठीक है, और नेक्स्ट आता है तरंग का वेग। तरंग के वेग को किससे लेके अपने? लैम्डा अपॉन में t से। ठीक है, लास्ट अपने पढ़ी है तरंग की समीकरण। तरंग की समीकरण क्या होती है? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। ठीक है, ये होती है तरंग की समीकरण। इसमें a तो क्या है? आयाम है। ठीक है, y जो है, y आप जानते हो क्या है? कण का विस्थापन है। कण का क्या है? विस्थापन है। माध्यम के कण का विस्थापन है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तरंग का विस्थापन क्या है? x है। और a क्या है? आयाम है। ओमेगा कोणीय वेग है। t समय है। और k क्या है? तरंग नेतांक। ठीक है, और x तरंग का विस्थापन। इसके अलावा ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये ध्यान में रखना आप, ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको अपने क्या बोलते हैं? कला बोलते हैं। कला या कला कोण, फेज। इस बात का विशेष ध्यान रखना आप। ये क्या होता है? कला होता है। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज और होती है, कालांतर। इसको भी आपको ध्यान में रखना। फेज डिफरेंस। कालांतर क्या होता है? मान लो आपके पास दो तरंगे हैं, y1 बराबर दे रखी है आपको a1 साइन ओमेगा 1t माइनस kx1। जो दूसरी तरंग है वो आपको दे रखी है a2 साइन ओमेगा 1t माइनस kx1। अब यहां से आपको कलांतर निकाला, इन दोनों तरंगों के बीच का कलांतर निकालना। तो इनकी कला कौन? पहली जो तरंग है उसकी कला क्या है? ये। ठीक है, और दूसरी जो तरंग है उसकी कला क्या है? ये। अब इन दोनों तरंगों का कलांतर निकालना, तो कलांतर को आप लिखते हो फाई से। ठीक है, पहले का कलांतर जो मान लो आप φ1 है, दूसरे क्या है? φ2 है। तो कलांतर क्या हो जाएगा? φ2 माइनस φ1। तो फाई कितना आ गया अपना? φ2 कितना? ओमेगा 1t माइनस kx माइनस ओमेगा 2t माइनस kx2, सॉरी kx1 आएगा। यहाँ से अगर सोल्व करोगे तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2t हो जाएगा ये, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ से कॉमन क्या आएगा? k x2 माइनस x1, ये हो जाएगा k। ये क्या आ जाएगा? इसका कलांतर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने निकालते हैं कलांतर। इसका भी आप यूज करोगे आगे प्रकाश के व्यतिकरण में। ठीक है, तो ये पूरी जो कैरेक्टर्स थे वो थे एक वेव के, जो आपको आगे प्रकाश के व्यतिकरण में और विवर्तन में काम देने वाले हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा रिमाइंड करवाने के लिए बताया गया जो आपने 11वीं क्लास से पढ़े थे। ठीक है, तो वेव के बारे में आप लोग जान चुके होंगे, इनको आपको ध्यान में रखना। ठीक है, कि आयाम क्या होते हैं, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, तरंग नेतांक क्या होता है, तरंग का वेग क्या होता है, ये सारी चीज़ें, और तरंग का समीकरण क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी तरंग। इसके बाद में अपने नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो आपको आना चाहिए, तो वो है अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ के आ चुके हो। वहां अपने ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण किया था, और यहां अपने कर रहे हैं प्रकाशीय तरंगों का व्यतिकरण। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या था? यह आपने 11th में भी पढ़ा है। अध्यारोपण का सिद्धांत
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या था? मान लो आपके पास कोई दो प्रकाशीय तरंगे किसी एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं, ठीक है। मान लो कोई भी दो प्रकाशीय किरणें हैं या तरंगे हैं, वो एक ही दिशा में संचरित हो रही है, तो किसी माध्यम के कण का जो टोटल विस्थापन होगा, किसी क्षण किसी माध्यम के कण का जो टोटल विस्थापन होगा वो उन दोनों तरंगों द्वारा किए गए विस्थापनों के सदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। अब मान लो एक वेव ये आ रही, ठीक है, यहां पर कोई माध्यम का कण है, ठीक है, और दूसरी वेव इधर से ये आ रही, ठीक है, ये। अब ये जो वेव है इस कण को कहां ले जाना चाहती है? ये ऊपर की ओर ले जा रही है, और ये जो वेव है इसको नीचे की ओर ले जा रही है, ठीक है। अब टोटल जो परिणामी विस्थापन होगा वो क्या होगा? इन दोनों तरंगों द्वारा किए गए विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा, ठीक है। इसका स्टेटमेंट जो है वो आपकी पीडीएफ में है, वहां से आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। वैसे ही आपको बोल के बता दिया मैंने कि अध्यारोपण का सिद्धांत का स्टेटमेंट क्या है कि जब भी दो प्रकाशीय तरंगे किसी एक ही माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होते हैं, ठीक है, जब भी कोई दो प्रकाशीय किरणें किसी माध्यम में संचरित होते हैं तो माध्यम के किसी कण का जो कुल विस्थापन होता है वो उन दोनों तरंगों द्वारा किए गए विस्थापनों के सदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है, सदिश योग के तुल्य होता है। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहां मान लो ये तरंग विस्थापन कर रही है y1, ठीक है, ये तरंग है विस्थापन कर रही है y2, ठीक है। अब जो टोटल विस्थापन है वो कण का कितना होगा? y1 प्लस y2। यही क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। अब मान लो यदि जो तरंगे हैं वो एक से ज्यादा हैं, उस कंडीशन में क्या होगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। वेक्टर लगाओगे, ये ध्यान रखना, सदिश योग की बात कर रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा अध्यारोपण के सिद्धांत से टोटल विस्थापन, ठीक है। कि जब कोई भी दो या दो से अधिक प्रकाशीय किरणें एक ही माध्यम में संचरित होते हैं तो माध्यम के किसी क्षण माध्यम के कण का जो टोटल विस्थापन होता है वो क्या होता है? इन तरंगों द्वारा किए गए विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है? सदिश योग के बराबर होता है। इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझ लो आप। मान लो आपके पास ये एक तरंग, ठीक है, और दूसरी तरंग की ये, ठीक है। अब जो माध्यम का कण है, ये माध्यम का कण यहाँ क्या होता है? माध्य स्थिति में होता है। अब माध्यम के कण को ये वाली तरंग कहाँ ले जाना चाहती है? ऊपर की ओर, ठीक है, और ये वाली तरंग भी कहाँ ले जाना चाहती है? ऊपर की ओर, ठीक है। ये भी कहाँ ले जाना चाहती है? ऊपर की ओर ले जाना चाहती है, ठीक है। अब जो टोटल विस्थापन, ये मान लो विस्थापन कर रही है 5 और ये विस्थापन कर रही है 3, ठीक है। तो टोटल विस्थापन कितना होगा इस पार्टिकल का? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस 3, कितना विस्थापन हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। बात समझाइए आपको। इसी प्रकार मान लो आपके पास एक तरंग ये जा रही, ठीक है, माध्यम का कण यहाँ इस स्थिति में, और दूसरी तरंग इस प्रकार से आ रही है आपके पास, इस प्रकार से। अब ये जो तरंग है वो तो इस कण को कहाँ ले जाना चाहती है? ऊपर ले जाना चाहती है, ठीक है। और ये जो तरंग है वो इस कण को, माध्यम के कण को कहाँ ले जाना चाहती है? नीचे ले जाना चाहती है, ठीक है। जो टोटल कण का विस्थापन होगा वो क्या होगा? ठीक है, ये अपने मान लेते हैं कि ये ऊपर लेके जा रही है 5 सेंटीमीटर ऊपर ले जाना चाहती है, और ये नीचे लेके जा रही है कितना? 3 सेंटीमीटर। तो टोटल विस्थापन क्या होगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 कितना अपना? 5 है, वेक्टर फॉर्म लोगे आप, ठीक है, और y2 कितना है? 3 है, 5 की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या कौन सा साइन लगाएंगे अपने? माइनस का साइन लगाएंगे। 5 ऊपर की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है, तो टोटल विस्थापन कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि जब दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में संचरित होते हैं तो किसी क्षण माध्यम के कण का कुल जो विस्थापन होता है वो सभी तरंगों द्वारा किए गए विस्थापनों के सदिश योग के क्या रहता है? बराबर रहता है। तो इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है।
तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, एक ये ध्यान में रखना, इसको प्रकाश के व्यतिकरण में यूज करने वाले हो आप। ठीक है, ये समझाया आप। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपना कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स है, कला संबंध और कला असंबंध प्रकाशीय स्रोत। दोनों ही कर लेते हैं, अपने डिफरेंस के साथ हो जाएंगे। कला संबंध प्रकाश स्रोत और कला असंबंध प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, ठीक है। देखो उसकी कला के अनुसार प्रकाशीय स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, कला संबंध और कला असंबंध प्रकाशीय स्रोत। ठीक है, अब कला संबंध प्रकाशीय स्रोत क्या होते हैं? ऐसे प्रकाशीय स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों के मध्य जो कलांतर है वो समय के साथ क्या रहता है? नियत रहता है। समय के साथ क्या रहता है? नियत रहता है। उन स्रोतों को क्या कहते हैं? अपने कला संबंध प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहा, रिपीट कर रहे हैं डेफिनेशन इसकी अपने कि कला संबंध प्रकाशीय स्रोत कौन से होते हैं? ऐसे प्रकाशीय स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों के मध्य जो कालांतर है वो समय के साथ क्या रहता है? नियत या कांस्टेंट रहता है, या आपने कहे कि परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, इसको देख लेते हैं आपने। मान लो ये सोर्स है एक, ये सोर्स है, ये S1 है, ये S2, इससे उत्पन्न तरंग ये गई मान लो पॉइंट P पे, इस पे उत्पन्न तरंग ये भी गई मान लो पॉइंट P पे। ठीक है, अब ये जो सोर्स है इससे उत्पन्न तरंग है उसका जो समीकरण है वो क्या अपने पास? मान लो A1 साइन ओमेगा टी माइनस KX1। ठीक है, कितना है? KX1 है। और यहां जो सोर्स S2 है इससे उत्पन्न तरंग का जो समीकरण है वो कितना है? ओमेगा टी माइनस KX2। ठीक है, अब इनके मध्य कलांतर देखो आप कितना आ रहा, कलांतर देखो कितना आ रहा। फाई कैसे कलांतर निकाला था पीछे आपको बताया मैंने। ये दूसरी तरंग है, ये पहली तरंग है, तो माइनस करोगे ये फेज होता है, ये फेज होता है। फाई 2 माइनस फाई 1 से, तो फाई कितना आएगा अपना? ओमेगा टी माइनस KX2 माइनस ओमेगा टी माइनस KX1। इसको सोल्व करोगे तो ओमेगा टी माइनस KX2 माइनस ओमेगा टी, ब्रैकेट ओपन करेंगे और माइनस माइनस ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो फाई कितना है अपने पास? K कॉमन लोगे यहाँ से, X1 माइनस X2, फाई बराबर K। ये X1 माइनस X2 इसको बोलते हैं पथांतर, जिसको अपन लिखते हैं डेल्टा X। क्या होता है? पथांतर होता है, पथ का जो अंतर है। ठीक है, तो अब यहां देखो जो अपने पास कलांतर आया वो क्या टाइम पे डिपेंड कर रहा है? इसमें कोई समय आ रहा नहीं आ। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सोर्सेज होंगे वो क्या होंगे? कला संबंध प्रकाशीय स्रोत होंगे। एक बात देखी होगी आपने, इसमें जो कला संबंध प्रकाशीय स्रोत है उसमें ओमेगा क्या है? सेम है। क्या है? ओमेगा सेम है। यानी एक कला संबंध प्रकाशीय स्रोत में कोणीय आवृत्ति क्या होती है? सेम होती है तरंगों की। अब ओमेगा अपने जानते हैं क्या होता है? 2πf होता है। इसका मतलब f भी क्या रहेगी? सेम होगी। फ्रीक्वेंसी भी क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है, इसका मतलब आवृत्ति भी क्या होती है? कला संबंध प्रकाशीय स्रोतों की सेम होती है। तो कला संबंध प्रकाशीय स्रोत क्या होते हैं? समान आवृत्ति के प्रकाशीय स्रोत होते हैं। ठीक है, इसके बाद कला असंबंध प्रकाशीय स्रोत आते हैं। ये क्या होते हैं? इसके अपोजिट होंगे। ऐसे प्रकाशीय स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों के मध्य जो कलांतर है वो समय पे निर्भर करता है या समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, वो क्या कहलाते हैं? कला असंबंध प्रकाशीय स्रोत कहलाते हैं। जैसे मान लो ये सोर्स S1 आपके पास, इसी प्रकार से ये सोर्स S2, इससे ऑप्टिकल रे यहां पर गई P पे, यहां से तरंग गई P पे। ठीक है, अब यहां पर अपने जो तरंग है वो ये मान ले y1 बराबर A1 साइन ओमेगा 1 टी माइनस KX1। इसका जो विस्थापन है वो अपने ये मान ले A2 साइन ओमेगा 2t माइनस KX2। अब यहां देखो आप लोग,
अगर कलांतर निकालोगे तो क्या आएगा, फाई बराबर फाई टू माइनस फाई वन, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टू टी माइनस के एक्स टू माइनस ओमेगा वन टी माइनस के एक्स टू। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, यहां से कॉमन क्या आएगा, या इन दोनों से ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन टी बार आ जाएगा, ठीक है। और यहां से माइनस ब्रैकेट ओपन कर लो आप लोग इसके, ओमेगा टू टी माइनस के एक्स टू ओमेगा वन टी प्लस के एक्स। तो यहां से फाई क्या बचा अपने पास, इन दोनों में टी है तो ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन टी हो जाएगा, और यहां से प्लस x1 माइनस x2 की आ रहा है, ये कलांतर आया। अब यहां पर जो कलांतर आया है वो देखो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसका फेज है वो क्या कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये जो प्रकाशीय स्रोत है वो क्या होंगे, कला S1 प्रकाशीय स्रोत होंगे। इसमें जो ओमेगा होता है वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, डिफरेंट रहता है। और ओमेगा डिफरेंट रहेगा तो एफ भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। यानी कि कला असमान प्रकाशीय स्रोत होते हैं, इनकी आवृत्ति क्या रहती है, असमान होती है। तो ये है कला संबंध और कला असमान प्रकाशीय स्रोत। जो प्रकाश के व्यतिकरण में अपने प्रकाशीय स्रोत यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, कला संबंध प्रकाशीय स्रोत होते हैं, ठीक है। अब कला संबंध जो प्रकाशीय स्रोत होता है इनका पैटर्न क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। देखो इसमें आपने को एक पैटर्न, एक निश्चित पैटर्न प्राप्त होता है। अगर कला संबंध प्रकाशीय स्रोत होंगे, इसका जो कलांतर है वो क्या रहेगा, समय के साथ नियत रहेगा, इतना ही चलेगा। अगर यहाँ इतना है तो यहाँ भी इतना होगा, यहाँ भी इतना होगा, यहाँ भी इतना होगा, ठीक है। व्यतिकरण में और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। और कला असमान प्रकाशीय स्रोत में समय के साथ पल पल समय में चेंज होता रहेगा, पैटर्न क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा कल और रिपीट कर दें अपने, और डिटेल से पढ़ेंगे, बड़ी हो रही क्लास इसलिए आज यही अपने खत्म करते हैं, और कल अपने स्टार्ट करेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। थैंक यू।